स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो कल हमने सीसेट में इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के बेसिक्स कवर किया था और 2024 के हमने पेपर को कवर किया था, जो भी 17 क्वेश्चन आए थे। आज हम 2023 का जो भी सीसेट का पेपर आया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, उसका हम देखेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन और उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम रीजनिंग के कवर करेंगे जो हर बार रिपीट होते हैं सेम थीम वाले, वो देखेंगे। तो सबसे पहले पिछले साल के देखते हैं 23 वाले का। डैश का उपयोग पूछा गया था कि डैश का उपयोग कब किया जाता है, कैसे। तो पहला ऑप्शन था उसमें डैश जो यूज़ किया जाता है अचानक रुकने या विचार में परिवर्तन को इंगित करता है, तो ऐसे डैश लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या गैप दे दिया जाता है तो रुका जाता है यहाँ पे, तो इसके लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है डैश का उपयोग बिखरे हुए विषय को फिर से शुरू करने के लिए किया जाता है। ऐसे कोई लाइन को हम लिखते रहते इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा, पर जब हम पॉइंट बना के लिखते हैं, पॉइंट एक फिर ऐसे करके फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी चीज़ क्या है, ये दोनों ही सही हैं। तो इसका था सी आंसर। तो सबसे पहले ये चीज़ें याद रखनी है। जब ये इनमें से क्या होगा, जैसे इसमें 23 से 24 क्वेश्चन आए थे 2023 वाले में कम्युनिकेशन वाले के, तो अगर हम उसमें से 10 से 12 को टारगेट करेंगे तो आसानी से थोड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले देखें डैश वाले का, तो एक विराम चिन्ह होता है, ये हम जानते हैं, हिंदी में भी डैश पढ़ते हैं हम। इसमें क्या होता है, अचानक आए बदलाव और रुकावट को ये दिखाता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक की तरह ये काम करता है। दूसरा है अंधा और अंधा नहीं, ये किसके उदाहरण है। क्वेश्चन केवल इतना था, अंधा और अंधा नहीं, ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो एक चीज़ देखो, मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी में नंबर होंगे या किलोग्राम होगा, मिलीग्राम होगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे अंधा कोई व्यक्ति है, वो अंधा है, तो ये इसका गुण बता रहा है, गुण हो सकता है, या किसी व्यक्ति को अच्छा बुरा ये दोष बता सकता है। तो ये क्या है, गुण बता रहा है, अंधा या अंधा नहीं। तो गुण यहाँ पे याद रखना, क्वालिटी वाला। तो जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, ये चीज़ याद रखती है, जैसे रंग है, लिंग है, स्थिति है, ये सब क्या होते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। आसान तरीका इनकी लिस्ट को याद रखने से अच्छा है, अगर हम किसी चीज़ का प्रश्न करेंगे और उत्तर हाँ नहीं है या नहीं में आता है तो वो गुण होता है। ये कैसा है, अंधा है, नहीं है, तो ये कैसे आएंगे, अगर ऐसे ऑप्शन मिले तो क्या लगाना है, हमें गुण लगाना होगा। अगला हिस्टोग्राम है, ऐसे जो चार्ट बने रहते हैं ऐसे करके, इसी के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोग्राम का। तो हिस्टोग्राम की मदद से क्या निर्धारित किया जाता है, तो क्या निर्धारित किया जाता है, सबसे पहला था अंकगणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब इसमें से जो हिस्टोग्राम में लाइनें होती हैं उनमें से क्या देखा जाता है, तो बहुलक देखा जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार चार्ट में आता है वो क्या है, बहुलक। तो हिस्टोग्राम में आयात सबसे ऊंचा होता है, आयात जो बार होता है सबसे ऊंचा है, वह उस वर्ग को दिखाता है जो उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जैसे मान लो एक लाइन है, अब ये दिखा रही है कि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। क्रिकेट मैच में देखते हैं कि ओवर में सबसे ज़्यादा रन बने हैं या सबसे कम रन बने हैं, तो ये वाली चीज़। तो हिस्टोग्राम में सबसे लंबी जो छड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा आने वाले को दिखाती है, यही क्या होता है, बहुलक होता है। इसके बाद है पारस्परिक आकर्षण। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, और ये ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला पेपर जो अभी हम देख रहे हैं 2023 का, इसमें भी पूछा गया था, लगभग थोड़ा सेम सा। तो इसमें ये कह रहा है कि पारस्परिक आकर्षण मतलब दो लोगों के बीच अगर आकर्षण है, ये सामाजिक संपर्क का हिस्सा है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर आकर्षण नहीं होगा तो सामाजिक संपर्क कैसे होगा। दूसरा है अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है। अब सोचो कि आकर्षण ना हो तो क्या अस्तित्व ही नहीं होगा मानव का या पूरे जीवन का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अस्तित्व ही ना हो आकर्षण के बिना। तो ये चीज़ क्या रहेगी, यहाँ पे देखना है कि थोड़ा एक्सट्रीम चला गया, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो इसमें जो आर था वो गलत था। इंसान बिना पारस्परिक आकर्षण के भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। तो आकर्षण सामाजिक जीवन में अच्छा है, मतलब आकर्षण होगा तो सामाजिक जीवन अच्छा होगा, पर जीने से इसका कोई संबंध नहीं है कि व्यक्ति जीवित मर जाएगा एकदम से, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये है। इसके बाद एक पूछा गया था कि संचार नेटवर्क किसी व्यक्ति को गोपनीय जानकारी केवल अपने तात्कालिक वरिष्ठ अधीनस्थ के साथ संप्रेषित करने को प्रोत्साहित करता है। तो कल हमने ये पढ़ा था गॉसिप, क्लस्टर, व्हील और सिंगल चेन, ये सब कल हमने टॉपिक पढ़े थे, इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते। तो ये कह रहा है कोई ये गोपनीय जानकारी है, वो कोई अपने बड़े को बता रहा है, ऊपर वाले अधिकारी को, ये इनमें से कौन सी चेन कही जाएगी। तो ऐसे गॉसिप में हमने देखा था कि सभी लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही व्हील वाला हमने देखा था,
और ये सारी चीज़ें थी क्लस्टर। अब सोचो सिंगल चेन अपने ऊपर वरिष्ठ अधिकारी को बता रहा है, वो अपने वरिष्ठ को बता रहा है, तो ये सिंगल चेन में ही तो चलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, सिंगल चेन। तो सिंगल चेन या एकल श्रृंखला जो होती है वो हायरार्की का पालन करता है। इसमें सूचना सीधी रेखा में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती जाती है, जो हमने कल देखा भी था कि ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वाला। तो सिंगल चेन वाला ये देगा। इसके बाद है मौखिक संचार के बारे में बात करनी है। तो मौखिक संचार जो हम बोलते हैं, मौखिक संचार का एक उपयोगी माध्यम है। बिल्कुल सही बात है, अभी हम क्लास कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि संचार का एक उपयोगी माध्यम ही तो है, तो ये वाली बात सही रहेगी। दूसरा देखें कि क्योंकि मौखिक संचार में संप्रेषित की गई बात का कोई प्रमाण नहीं होता है, ये वाली बात भी सही है कि संप्रेषण का कोई प्रमाण नहीं होता है। जैसे अगर हम रोड पे दो लोगों से बात कर रहे हैं तो उसका कोई प्रमाण तो नहीं होता, जनरली नहीं होता। आप कहो कि रिकॉर्डिंग कर लो या डाटा लिख लो, तो ये सब, पर हम जनरली बात कर रहे हैं कि मौखिक संचार घर में बात कर रहे हैं तो उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो मौखिक संचार उपयोगी है, बिल्कुल सही है। मौखिक संचार का कोई प्रमाण नहीं होता, ये भी सही है। पर अगर हम कारण निकालें, कारण क्या है कि मौखिक संचार उपयोगी है क्योंकि मौखिक संचार का कोई प्रमाण नहीं होता इसलिए उपयोगी है। नहीं, प्रमाण नहीं है इसलिए थोड़ी ना उपयोगी। मौखिक संचार उपयोगी है क्योंकि कल हमने देखा था बेसिक्स में कि मौखिक संचार त्वरित हो जाता है, बात जल्दी हो जाती है, एकदम से निर्णय हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो इसका क्या आएगा कि दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है। तो ये वाला, जैसे ऐसे स्टेटमेंट वाले आते हैं तो दोनों सही है, प्रमाण नहीं होना। इसके बाद है आंतरिक संघर्ष को लेकर एक है कि जब व्यक्ति के मन में आंतरिक संघर्ष होता है, आंतरिक संघर्ष है जब लोग उनकी मूल्य प्रणाली के साथ असंगत जानकारी प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे सोचो, आंतरिक संघर्ष कब होगा, जब उन्हें जो जानकारी मिलेगी वो उनकी असंगत होगी, मतलब उन्हें पता चला वो गलत पता चला, या उन्हें जो मूल्य है उसके अपोजिट में कुछ पता चला। ऐसे सोचो कि हमें आंतरिक संघर्ष कब होगा, जब हमें इच्छित चीज़ ना मिले, जो हमें इच्छा है वो ना मिले, या जो चीज़ है वो अपोजिट हो जाए। तो यही है आंतरिक संघर्ष। अब ये कह रहा है कि इसे क्या कहा जाता है, तो पर्यावरण का ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा कि आंतरिक संघर्ष से पर्यावरण का कोई संबंध है नहीं है। सामाजिक ये हो सकता है, राजनीतिक वाला ये नहीं हो सकता है। अब दो मिले, एक संज्ञान और एक सामाजिक। अब संज्ञान मतलब कॉग्निटिव, तो संज्ञान का मतलब ये जो चीज़ें बुद्धि से विचार से करी जाए। तो आंतरिक संघर्ष तो तभी होगा जब इंसान वैचारिक रूप से कुछ सोचेगा, तो यही होता है संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये एथिक्स का एक टॉपिक ही है, संज्ञानात्मक असंगति। तो ये चीज़ याद रखना है। जैसे कि इसे सोचो कि आप मानते हैं कि धूम्रपान बुरा है, ये हमने मान लिया, ये संज्ञान में आ गया। पर असंगति का मतलब क्या है कि जो हमने सोचा है वो हम कर ना रहे हो, लेकिन फिर भी सिगरेट पीते हैं, यही क्या है, असंगति। जैसे हमने सोचा कि चोरी करना बुरा है पर हम चोरी कर रहे हैं, पता है कि बुरा है पर हम कर रहे हैं वही काम, यही क्या दिखाता है, असंगति को दिखाता है। संज्ञान में हमें पता है ये चीज़ कैसी है, पर जो असंगति है। अब सोचो एक व्यक्ति ये सोचता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और वो भ्रष्टाचार करता भी नहीं है, ये क्या है, संज्ञानात्मक संगति होती है। इसके बाद है अनौपचारिक संचार के बारे में बात करें। कल हमने पढ़ा था औपचारिक संचार होता है जिसके कुछ नियम कानून होते हैं। अनौपचारिक है जैसे हम लोकल बात कर रहे हैं, घर पे बात कर रहे हैं या दोस्तों में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है अनौपचारिक नहीं है। कौन सा ऐसा है जो एक प्रोफेशनल टाइप का संचार है, तो इसमें कौन सा आता है, परिपत्र एक पत्र लिख रहे हैं ऑफिस में, तो ये कैसा संचार का माध्यम है, एक बिल्कुल प्रोफेशनल है। बाकी देखो गपशप हुआ, क्लस्टर हुआ, ये क्या है, लोग मिल बांट के बातें कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। प्रायिकता भी देखा था कल। उसके बाद अगला देखें प्रभावी संचार, मतलब एक अच्छे संचार के लिए क्या होना चाहिए, तो अच्छा संचार स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, अच्छा संचार स्पष्ट होना चाहिए। पर्याप्त और समयबद्धता आवश्यक नहीं है। कल हमने एक चीज़ देखी थी बेसिक्स में कि जब संचार होता है तो उसमें टाइम भी ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि सोचो आज अगर हमने कोई मैसेज भेजा और वो मैसेज 1 साल के बाद डिलीवर होता है तो उसका कोई महत्व रहेगा नहीं। आज का आज होना चाहिए ना, या ज़्यादा थोड़ा टाइम ना लगे। तो यही चीज़ है कि समय भी ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या रहेगा, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इनके हिसाब से ये है कि समय ज़रूरी नहीं है, जबकि संचार में समय ज़रूरी होता है। आज के मुद्दे पे आज ही बात होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। इसके बाद है अफवाहों से अगर निपटना हो तो कौन सा तरीका नहीं सही है। कौन सा तरीका सही है, देखो तथ्यों को प्रदान करना। अगर किसी ने अफवाह फैलाया कि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, तो हम तथ्य देखेंगे कि
किससे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये वाली चीज़, तो तथ्य प्रदान करना, अगर किसी ने कह दिया ये बेकार है इंसान, ये अच्छा बेकार है, तो हमें दूसरे के नहीं, हमें ये देखना है कि डाटा क्या कहता है, तो तथ्य प्रदान करके हो सकता है। कारणों को देखें, क्योंकि हम कारणों को कम करेंगे ना, क्योंकि कौन से कारक हैं, अफवाहों कैसे फैलती हैं किसी कारण से। इसके बाद विश्वसनीय स्रोत का उपयोग करना, अगर हमने कोई अफवाह सुनी है तो हम पहले रिसर्च करेंगे गूगल पे या कहीं पे कि हम ये विश्वसनीय है कि नहीं है, ये तीनों चीज़ें सही हैं, मतलब ये तीनों चीज़ें वो हैं जो अफवाहों को कम करती है। अब देखो तथ्य छिपाना, अब ये छिपाना किसी चीज़ से ये अफवाहों को कम थोड़ी ना कर देगा। तथ्य छिपाना ये तो नेगेटिव ही चीज़ हुई, कोई चीज़ को छुपा लिया जाए तो ये गलत हो जाएगा इसमें। इसके बाद है मूल रूप से लेन देन विश्लेषण की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो ये केवल रटा हुआ है और ये रिपीट होने की संभावनाएं कम भी होती हैं, क्योंकि हमने देखा 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ऐसे होंगे फैक्चुअल टाइप के, जिन्हें कर भी नहीं सकता है कोई, क्योंकि ऐसे कितनी थ्योरी पढ़ेंगे हम। तो पर इसका हम देख ले रहे हैं, अगर अगली बार आता है, वैसे चांस कम होते हैं। तो एरिक बर्न ने दिया था लेन देन विश्लेषण, बस ये याद रखना, लेन देन, जैसे लेन देन का मतलब क्या होगा, व्यक्तिगत विकास और संबंधों के लिए लेन देन वाला जरूरी होता है, तो एरिक बर्न ने दिया था। अगला है मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, जैसे शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश है, अब किसी ने बोला नहीं पर उसने इशारों से बताया है कोई चीज़ को, तो ये वाली चीज़ तो बाधा नहीं है, तो अच्छी चीज़ होती है, कभी कभी इंसान बिना बोले भी बता सकता है। समय से पहले मूल्यांकन, अब ये तो बाधा ही है, पहले ही है, किसी ने कह दिया ये बढ़िया इंसान नहीं है, उसने सोचा नहीं, उस व्यक्ति की बात भी नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना, पहले से ही डिसाइड कर लिया, तो इस समय से पहले मूल्यांकन कर लिया। संचार में अविश्वास, पहले से ही पता है, उनने देख लिया कि जो मैसेज आया है, जो वाली चीज़ है वो गलत ही होगा, तो संचार में अविश्वास पहले से, तो विश्वास होगा नहीं। असावधानी, ये सब बाधाएं हैं, पर शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश ये बाधा थोड़ी ना, तो अच्छी चीज़ है, कोई शारीरिक रूप से व्यक्त कर रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज ये क्या है, संचार का हिस्सा है, ना कि बाधा है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद बात करें संचार मॉडल में संदेश डालना, ये कल हमने सबसे शुरुआत यहीं से की थी कि जब हमने पढ़ा था मैसेज होगा, इनकोडिंग होगी, फिर एक जरिया होगा उसका, फिर डिकोड होगा, मैसेज रिसीवर के पास जाएगा, फिर डिकोड होगा, तो ये उसी बात का बस डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है संदेश में डालने की प्रक्रिया, मतलब विचार आया किसी व्यक्ति के मन में, विचार आया, अब उसे संदेश में डालना है, मैसेज में डालना है, उसे टाइप करना है, तो इसे ही क्या कहते हैं, तो हमने देखा था इनकोडिंग कहा जाता है उसे। इनकोडिंग ऐसे चाहे इमोजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे पहेली यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ देखी थी। ऐसे सेम से कुछ 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो सेम से रिपीट होंगे, तो यही चीज़ है। अगला देखें, अगला है कि उत्तर में इसमें मतलब वो क्रम से लगाना है, इसमें यही इनकोडिंग, सोर्स इनकोडिंग, मैसेज, फीडबैक, जैसे 2 क्वेश्चन अब देख लिए हमने, सेम टू सेम रिपीट हुए हैं। जैसे इसमें क्या होगा, स्रोत होगा, इनकोडिंग होगा, मैसेज होगा, संदेश रिसीवर के पास जाएगा, डिकोडिंग करेगा, फीडबैक, कल देखा था वही इस बार क्रम से लगाने को दिया है, तो रिवाइज कर सकते हैं इसे। अगला है सुनने को, कौन सा सुनने का घटक नहीं है। सुनने का घटक जैसे संवेदना है, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो इमोशंस जागते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं, अगर हम मूवी देख रहे हैं कुछ तो हम मूल्यांकन कर लेते हैं, ये अच्छा है कि बुरा है, प्रतिक्रिया भी देते, फीडबैक तो सबसे ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में। उसके बाद है अनुनय, परसुएशन नहीं होता है सुनने का घटक, हालांकि परसुएशन में चीज़ें सुनी जाती हैं पर उसका हिस्सा है ऐसा नहीं होता है। परसुएशन होता क्या है, ये भी इथिक्स का एक टॉपिक है, GS 4th पेपर में पढ़ते हैं। परसुएशन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को किसी बात करके या किसी संदेश के माध्यम से उसे परसुएट करना। इसे ऐसे समझो कि ऐड देने के बाद, टीवी में ऐड देखा हमने और टीवी में ऐड दिया कि ये वाला क्रीम बहुत अच्छी है, तो हम परसुएट हो जाएंगे क्योंकि कोई एक्ट्रेस या एक्टर उसका ऐड कर रहा है, तो यही होता है परसुएशन। अब इसके बाद अगला देखें, जो पराभाषा, पैरा लैंग्वेज, इसे भी कल हमने थ्योरी पढ़ी थी, हर बार 1-2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, तो हमने देखा था पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि शब्द जो होते हैं उन शब्दों को कैसे कहा जाएगा, तो क्या चीज़ है कि शब्दों को कैसे कहा जाएगा, तो पारस्परिक कौशल, मौखिक संचार, अशाब्दिक और अधोमुखी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अशाब्दिक वाला है, कौन सा है, अशाब्दिक, क्योंकि हम इसमें शब्द पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इसमें फोकस किस पे कर रहे हैं कि वो चीज़ कैसे बोली जा रही। कल हमने देखा था कोई चीज़ गुस्से में बोली जाती है, कोई चीज़ आश्चर्य से बोली जाती है, उसमें जो टोन और पिच में अंतर आता है, यही होता है अशाब्दिक संचार। इसमें इंपॉर्टेंट है मौखिक नहीं है, ये मौखिक का मतलब हम जो बोल के बात कर रहे हैं, इसमें है अशाब्दिक संचार, तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद है अच्छा, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद निर्णय लेने की परिभाषा पूछी गई थी, मतलब निर्णय लेने में किस व्यक्ति ने ये चुनाव का हिस्सा बताया था जो निर्णय वाला है, तो इसमें रेथल सेट्रो, अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमें करना नहीं है,
क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं, वो 2-3 थ्योरी देते हैं ऐसे अजीब से कहीं से लाके, तो वो हमें करना नहीं है। वैसे इसका सेंट्रोक है, पर मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कट ऑफ निकाल ली है यहाँ पे, हमें ना कि 33 क्वेश्चन ही तो करना है, यहाँ पे हमें रैंक तो बनानी नहीं है, तो हम ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे। इसके बाद है आगमनात्मक तर्क क्या होता है? जो आगमनात्मक तर्क होता है ये सामान्य सिद्धांत एवं विशिष्ट के लिए होता है, सामान्य से विशिष्ट। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास कुछ डाटा है और उसके आधार पे हमने कोई एक सिद्धांत निकाल लिया। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे हमने एक कौवे को देखा, पहला कौवा, और देखा कि पहला कौवा काला है, दूसरा कौवा देखा वो भी काला है, तीसरा देखा वो भी काला है, तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी कौवे काले होते हैं। यही है आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। मतलब हमने कुछ डाटा देखा और उससे बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया, तो ये सामान्य से विशिष्ट। हमने सामान्य एक दो एग्जाम्पल देखे, इससे एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाल लिया है। तो छोटे उदाहरण से बड़ा नियम यही है आगमनात्मक रीजनिंग। इसके बाद बात करें समस्या समाधान की विधि। तो समस्या एक संभावित समाधान के बाद दूसरे को तब आजमाया जाता है जब तक कोई सफल समाधान नहीं मिलता। मतलब एक हमने पहला किया, जैसे ये बोर्ड में हम देखें तो हमने ये सबको जोड़ेंगे अगर, तो हम तब तक जोड़ेंगे जब तक सारी चीज़ें फिट ना हो जाएं। तो कई बार गलत भी जोड़ेंगे, तो इन्हें कहा जाता है ट्रायल एंड मेथड। तो परिणाम और त्रुटि वाला हमने लगाया, ट्रायल एंड एरर वाले में पहले लगा पर वो सही नहीं काम किया, तो ये वाली चीज़ें। जैसे ताला खोलने में अलग अलग चाबियाँ आजमाएंगे, तो यही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके बाद बात करें जो 20वां क्वेश्चन था कि कौन सी विधि लोगों द्वारा समस्या समाधान के रूप में नहीं यूज़ की जाती है। मतलब कौन सी विधि द्वारा लोगों की समस्या समाधान के रूप में नहीं है, तो ये क्या है? ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, परीक्षण एवं त्रुटि और कार्यात्मक स्थिरता। अब देखो इसमें से कल हमने ये पूरा टॉपिक ही पढ़ा था, मतलब ये पढ़ा था फिक्स्डनेस वाला। तो फिक्स है, अगर किसी का माइंड सेट पहले से फिक्स है तो वो समस्या समाधान की विधि है क्या? नहीं, पहले ही से उसने फिक्स कर रखा है मानसिक, ये तो समस्या है ना कि एक फंक्शन है। तो ये फिक्सडनेस है, कल हमने इसके बारे में देखा था। तो बेसिक वाला वो एक दो बार रिवाइज करना है, उसके बाद अगर ये करेंगे तो हम 5-10 पे पहुँच सकते हैं क्वेश्चन पे आसानी से। इसके बाद है एल्गोरिदम। अब देखते हैं जैसे फेसबुक काम कर रहा है, इंस्टा काम कर रहा है, यूट्यूब काम कर रहा है, ये सब किस पे काम करते? एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम में क्या होता है? हमारे पुराने स्टेप को नए स्टेप में, मतलब कि क्या हो सकता है एल्गोरिदम में, तो यही चीज़ है। तो समस्या समाधान की कौन सी विधि सफलता की गारंटी देती है? क्योंकि ये मेथड जो है एल्गोरिदम का, ये मैथ पे काम करता है और मैथ में सॉल्यूशन निकलता है वो एकदम फिक्स होता है, तो ये गारंटी देता है एल्गोरिदम एक ही, बाकी कोई सी चीज़ गारंटी नहीं देता है। तो ये हमेशा सही होगा, एल्गोरिदम वाला है। तो ये इसके बाद एक कोहलर व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने एक बंदर पे चिंपैंजी, स्पेशली चिंपैंजी पर एक प्रयोग किया था। अब ये प्रयोग क्या था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कोहलर ने। तो वो क्या करते थे, एक चिंपैंजी को, अपने चिंपैंजी को एक समस्या देते थे और अगर वो समस्या का समाधान कर लेता था तो उसे खाने के लिए कुछ देते थे। तो चिंपैंजी को एक टारगेट मिलता था कि वो समस्या का समाधान करे तो उसे कुछ अच्छा या अलग से समाधान के लिए मिलेगा। तो इसी को उन्होंने नाम दिया था डिटोर प्रॉब्लम, चक्करदार समस्या। क्यों? क्योंकि जब तक बाधा पार नहीं करेगा, बाधा पार कर लेगा तो वो केला देते थे जैसे, तो केला नहीं मिलेगा तो चिंपैंजी को। तो यही है चक्करदार प्रॉब्लम, एक चक्कर ही चल रहा है, समस्या समाधान करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा तो कुछ मिलेगा। तो चिंपैंजी के साथ इन्होंने ये प्रयोग किया था। 23वां क्वेश्चन जो है पशुओं के विषय में नहीं है, मतलब पशुओं को क्या नहीं समस्या समाधान कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा पहेली बॉक्स, चक्करदार समस्या अभी हमने देखा ये हो सकता है, एनाग्राम और दोहरा प्रत्यावर्तन समस्या। अब देखो पहेली अगर दो तो पहेली बंदर सुलझा, कोई भी जानवर है वो पहेली को सुलझा सकता है, पर एक शब्द आता है एनाग्राम। एनाग्राम में वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे हमने ABCD या कुछ लिख दिया। अब अगर हम किसी जानवर को या किसी को उन वर्ड को दें, जैसे हम रीजनिंग में यूज़ करते हैं ACD और B, अब इन्हें क्रम से लगाओ ABCD, क्या एक बंदर या जानवर इन्हें सही से लगा सकता है? नॉर्मली तो नहीं लगा सकता, अपवाद भले ही हो। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? एनाग्राम्स। तो बंदर मतलब जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ देखा हमने। भाषा चाहिए इसके लिए, जानवर भाषा नहीं बोल पाते क्योंकि जानवर पहेली सुलझा लेते। पहेली तो एक तरीके से वो चप्पल या कपड़े उठा के ले जाएंगे, फिर उन्हें कुछ दो तो उनके लिए तो एक तरीके का सॉल्यूशन उन्हें खोज रखा है। माइंस, अब देखो मेंटल जो फिक्सनेस से संबंधित 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी सेट में, अगर 23 के पेपर में ही, तो हमें बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान देना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा है
कोई व्यक्ति अपने पिछले अनुभव से किसी समस्या का हल करता है, ये कौन सा प्रयोग होता है? तो स्थानांतरण प्रभाव, पुष्टिकारक प्रभाव, मानसिक सेट। तो इसे पिछले अनुभव के आधार पर कोई समस्या का करता है, इसे ही कहा जाता है मानसिक सेट। पहले से कोई उसकी समस्या है और उन्हीं तरीके का वो यूज़ करता रहता है। तो ये हमेशा एक ही तरीका से गणित का हल सॉल्व करना, भले ही आसान तरीका, भले ही कोई और आसान तरीका हो, पर उसका माइंडसेट पहले से फिक्स्ड है। तो ये वाली चीज़ क्या देगी, पिछले अनुभव के आधार पर हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है।